तो my dear students, we were discussing revenues or income of a business, and up to service income we have alhamdulillah discussed. Dividend income, डिविडेंड बेसिकली क्या वर्ड है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसे समझ लीजिए। SLO3 में ये एक बार आएगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसके बारे में, डिविडेंड के बारे में सेकेंड ईयर में फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मिस नाजरीन इसी साल आपको डिविडेंड के बारे में बता देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बेसिकली हम फर्स्ट ईयर में कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करेंगे, हर बच्चा मुझे जवाब लिख के भेज रहा है। ये कौन स्टूडेंट है जो विदाउट नेम क्लास में एंटर हुआ है, मुझे अपना नाम इमीडिएटली बताए, वरना मैं रिमूव कर रहा हूं क्लास से इन्हें। जल्दी से लिख के भेज दें अपना नाम, अदरवाइज मैं रिमूव कर रहा हूं आपको मीटिंग से। और जब आप रिमूव हो जाएंगे तो आप इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा। मैंने आपको रीनेम कर तो दिया था, आपने फिर दोबारा चेंज कर लिया। जब मैंने आपको रीनेम कर दिया है तो आपको क्या जरूरत है? अयान, आर यू देयर? अयान, आर यू देयर? कैन यू हेयर मी? तो आपके नाम से आपने दूसरे लैपटॉप से भी कनेक्ट कर रहे थे आप? दूसरी रिक्वेस्ट आपने भेजी थी? ओके, रिमूव कर दिया मैंने। कोई आपके नाम से मजाक करना चाह रहा था। चलें, बहरहाल तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। डिविडेंड बेसिकली when you invest an amount in a business organization which is called company or corporation or joint stock corporation, upon your investment the company gives a reward, the company gives profit to you. That profit is called dividend income. फिर दोबारा कहूंगा, एक बार इत्मीनान से सुन लीजिए। फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से सुन लें सब बच्चे। किसी को समझ नहीं आया तो वो बेफिक्र होकर पूछ भी ले। SLO3 में इसको रिपीट भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज कोई चीज़ पढ़ा दी है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। डेफिनेटली मुझे पता है कि ये जो बेस बन रही है, ये बेस बनने में टाइम लगता है, और इसीलिए मैं इतना स्लो और बहुत स्टडी जा रहा हूँ कि भाई चीज़ों को समझा कर आगे बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली आप कह सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी अर्निंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स टू इट्स शेयर होल्डर इज कॉल्ड बेसिकली डिविडेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे एक जवाब आया था, उसके बाद शायद जवाब नहीं आया और फिर मैं फोकस नहीं कर सका बिकॉज जी अक्सा ने मुझे जवाब भेजा था, महक आदिल ने जवाब भेजा था और समर ने जवाब भेजा था। हम फर्स्ट ईयर में कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फोकस कर रहे हैं टोटली? फर्स्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनमें कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है मशहूद जी। प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉपर वर्ड है आयशा। सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉपर वर्ड है सैयदा जहरा। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप याद रहेगा इंशाल्लाह। तो ऐसा कारोबार जहां बिजनेस का मालिक एक होता है। तो अब आप एक ऐसे बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं वेयर द ओनर इज ओनली वन, एंड उस बिजनेस में, उस सिंगल ओनर बिजनेस में उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो अपने बिजनेस को फर्दर एक्सटेंड नहीं करना चाहता। वो अपने पैसे किसी दूसरे बिजनेस, और किस बिजनेस में?
अब वो अपने पैसे किसी सिंगल ओनर बिजनेस में नहीं लगा रहा फर्दर, ना वो पार्टनरशिप कर रहा है किसी के साथ। यानी आप इसको यूं समझ लीजिए, जैसे मैं अबीर का नाम लेके इसको कोट करता हूं, अबीर अपना एक बिजनेस अबीर अपना एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहिद अकेले मालिक हैं बिजनेस के। अब अबीर साहब के पास इतने पैसे आ जाते हैं बिजनेस करने से कि ये उसे एक्सटेंड कर करके बिजनेस को थक जाते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस हो गया माशाल्लाह, बस अकेले मेरे लिए इनफ है। अब उसके बाद भी इनके पास जब पैसा जनरेट होता है तो ये सोचते हैं अब इस पैसे का क्या करूं, तो ये उस पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में लगाते हैं। जब ये उस पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में लगाएंगे तो वो दूसरा बिजनेस क्या क्या हो सकता है, वो पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, वो कॉरपोरेशन भी हो सकती है। तो जब हम पार्टनरशिप बिजनेस में अपने पैसे लगाएंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस सॉरी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी हमें हमारे पैसे पर जो प्रॉफिट देगी उसे कहते हैं डिविडेंड। और क्योंकि अबीर साहब ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं और इन्होंने बिजनेस के पैसे ही किसी दूसरे बिजनेस में लगाए थे, तो उस पैसे पर जो अब प्रॉफिट मिला उसे कहना है डिविडेंड इनकम। तो बस मैं इस पे इतना ही कहूंगा फिलहाल, और उसकी वजह यह है कि मैं इस पे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं इसे रिकॉल करवा दूंगा SLO3 पढ़ाते वक्त, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पे आप अपने पास अपनी नोटबुक में लिख लें, यस एग्जैक्टली। और ये एक बिजनेस देगा माहम नदीम, और कौन सा बिजनेस देगा ये भी चाहो तो लिख लो, ये देगी ज्वाइंट स्टॉक कॉरपोरेशन, कंपनी देगी ये। डिविडेंड कौन देता है, डिविडेंड देती है कंपनी, और जिसे मिल रहा है वो आप भी हो सकती हैं और आपका बिजनेस भी हो सकता है। तो जब आपको मिलेगा, आपके बिजनेस को मिलेगा, तो आप कहेंगे मुझे प्रॉफिट मिला, मुझे इनकम मिली, आप उसको बिजनेस में डिविडेंड इनकम नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आप अपनी नोटबुक में लिख लें SLO4। SLO4 के वक्त इसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी, फिर दोबारा किसी ने ज्वाइन किया है और अपना नेम मेंशन नहीं किया। आज क्लास में इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है ये बात। अब आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। कौन स्टूडेंट आया है ये बगैर आइडेंटिटी के, चले गए। नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट अगर गलत आईडी से आ गया तो मैं बगैर पूछे उसे रिमूव कर दूंगा और उसकी पूरी क्लास मिस हो जाएगी। कान खोल के अब ये बात सुन लें, क्योंकि आयान साहब अगर आप क्लास में मौजूद हैं, और डेफिनेटली आप हैं, आपकी वजह से मैंने रीनेम करने का ऑप्शन दिया, और फिर आपके उस नाम को बेस बनाकर 2 बार कोई क्लास में एंटर हो चुका है। और अगर मैं विजिलेंट ना रहूं तो शायद हो सकता है क्लास में कोई मिसहैप करे। नेक्स्ट टाइम मैं किसी को बेयर ही नहीं करूंगा क्लास में, ये बता रहा हूं। ओके, तो मेरा ख्याल है मैं आगे बढ़ूं। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हम क्यों रेवेन्यू है, इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे SLO4 में। तो आप इसको नोट कर लें, और इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ये सेकंड ईयर में नहीं पढ़ेंगे हम, ये हम इसी साल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसको मैंने फिलहाल इस तरह का कलर दे दिया, आप चाहें तो अपने पास नोट कर लें, SLO4 में डिस्कस किया जाएगा इसे। इसके बाद 2 ऐसे अकाउंट हैं जिन्हें कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहा जाता है। कॉन्ट्रा का मतलब अली मोहम्मद बताएंगे। अली मोहम्मद अनम्यूट कीजिए, अली मोहम्मद अनम्यूट कीजिए। रिजा, कॉन्ट्रा रेवेन्यू लिखा हुआ है।
कॉन्ट्रा रेवेन्यू। जी शुक्रिया। अली मोहम्मद, कैन यू हेयर मी? अली मोहम्मद, आर यू देयर? सर अनम्यूट कर लें माइक को प्लीज। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लीव कर लें आज क्लास से, आप माइक सही करवाने चले जाएं। जी जी, आप माइक सही करवा लें, मैं एब्सेंट कर देता हूँ आज की क्लास में। मैं लिख दूंगा कि माइक ठीक करवाने गए हैं अली मोहम्मद। अच्छा जी, हुज़ैफा अदनान, कॉन्ट्रा को डिफाइन कर दीजिए। जी मनाइल ज़हरा, अगर आप अटेंडेंस के वक्त थी तो ठीक है, और अगर नहीं थी तो अब सॉरी का कोई फायदा नहीं है। अटेंडेंस हो चुकी है, अब सेकंड यूनिट में अटेंडेंस लूंगा दोबारा। थैंक यू अली मोहम्मद, आपने लिख के शेयर किया। हुज़ैफा अदनान, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आप अटेंडेंस के वक्त थी और अब आप क्लास को ज्वाइन रखना चाह रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ समझ आएगा अल्लाह के हुक्म से। जी हुज़ैफा अदनान क्लास में नहीं है मेरा ख्याल है, वो क्लास ज्वाइन करने के बाद। यस सर, काफ़ी देर बाद लिख के भेजा आपने, इतनी देर बाद कि मैं भूल ही गया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अनम्यूट करके समझाएंगे कॉन्ट्रा क्या है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू? कितनी देर लगेगी आखिर इस बात में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी कॉन्ट्रा सर। रेवेन्यू सर कॉन्ट्रा रेवेन्यू इज अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस रेवेन्यू। और आसान लफ्जों में समझाइए, मुझे इतनी खतरनाक अंग्रेजी समझ नहीं आती। ब्रेक करके समझाइए, ब्रेक करके, इसको ब्रेक करके पढ़िए। जी अब बोलिए। सर अ रेवेन्यू अकाउंट विद अ डेबिट बैलेंस इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। मैंने तो डेबिट और क्रेडिट पढ़ाया ही नहीं है। हाउ डू यू नो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? आप क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं? सर मुझे पता था थोड़ा सा। नहीं, मुझे बिल्कुल सच सच बताएं, देखें मैं सच को बहुत पसंद करता हूँ। नहीं नहीं सर नहीं। तो आपको पता है, पहले से आपने अकाउंटिंग पढ़ी है? नहीं सर। तो फिर आपको डेबिट क्रेडिट किसने बताया? मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी तक डेबिट क्रेडिट। सर डेबिट क्रेडिट एक वो है, मतलब मुझे पता था पहले से। तो वही तो कह रहा हूँ, कैसे पता चला मेरा बेटा, किसने बताया डेबिट क्रेडिट? कहाँ सर पढ़ा? जनरल नॉलेज। जर्नल नॉलेज है, अच्छा। तो ये क्या मतलब है डेबिट का जर्नल नॉलेज के मुताबिक? सर डेबिट मतलब किसी को मतलब डेब्ट करना, और क्रेडिट मतलब कि आप लोन टाइप क्रेडिट जो हम बैंक से लेते हैं। चलें, अब आपने जो अपनी जर्नल नॉलेज बनाई हुई थी उसको जर्नल नॉलेज ही रहने दीजिएगा, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज मत कहिएगा, ठीक है? और जब मैं डेबिट और क्रेडिट डिफाइन करूंगा तो इंशाल्लाह आप वो वाली बात याद रखिएगा। अब आप डेबिट और क्रेडिट को हटा के डेफिनेशन से फिर दोबारा मुझे कॉन्ट्रा रेवेन्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, शाबाश। कोई बात नहीं, आप गलत भी बोलेंगे तो मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप एक्सप्लेन करें और मुझे पता चले। दिस इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट, सही है? तो मैं असेस कर रहा हूं आपको कि भाई आप मेरी बातों को कितना अच्छे से सुनते हैं, और मैं किसी को भी कर सकता हूं असेस, क्या ख्याल है? जी चले, मैं आपसे पूछता हूं, कॉन्ट्रा मीन्स बताइए हुजैफा। सर कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट। ओके, तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू का मतलब क्या बना? द आइटम्स, द ऑपोजिट थिंग्स विच आर विच आर अगेंस्ट द, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द रेवेन्यू। यस एग्जैक्टली। तो अब जरा अगर सोचें खुद इत्मीनान से, तो याद कीजिए ट्रेडिंग बिजनेस का मेजर रेवेन्यू क्या था? ट्रेडिंग बिजनेस का मेजर रेवेन्यू क्या था हुजैफा? गुड्स। गुड्स? वो मेजर रेवेन्यू होता है? गुड्स रेवेन्यू होती हैं? गुड्स रेवेन्यू होती हैं हुजैफा?
अच्छा ठीक है, आप खामोश क्यों हो जाते हैं? माशाल्लाह इंटरनेट कनेक्शन भी बड़ा अच्छा चल रहा है। जी हुजैफा। जी सर। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, जब आप बोलते हैं तो आवाज आती है, फरमाइए। मेजर रेवेन्यू। सर सेल्स। शुक्रिया, बिल आखिर आपको पता चल गया। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप म्यूट कर लें माइक को और कोशिश करें कि लेक्चर्स पे फोकस करें अब जी ज्यादा। सर। थैंक यू। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े अदब से, इंतहाई अदब से, आज आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से, कि देखें ये वक्त जो इस वक्त है ये गुजर जाएगा ना, ये वापस नहीं आएगा। आप इसको वापस नहीं ला सकते। आज आपने जो पढ़ लिया, आज आपने जो मेहनत कर ली, वो आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में फायदा पहुंचाएगी। बट अगर आप अभी फोकस नहीं करेंगे, अगर आप इस वक्त बेस डेवलपमेंट के टाइम नई चीजों को समझेंगे, आई नो कि ऑनलाइन पढ़ना एक डिफिकल्ट टास्क है, बट हमें इस मुश्किल वक्त में अपने आप को मनवाना है, हमें करना है, हमें इसके साथ चलना है, कोविड-19 के साथ चलना पड़ेगा, और उसके लिए यही तरीकाकार है। तो मेरे बच्चों देखें, मैं नसीहत करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स कहते हैं ना कि सर इसको रिपीट कर दें, और मैं रिपीट भी करता हूँ। लेकिन अगर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी नहीं आएंगी, इट मीन्स, और एक्सप्लेन मैं बिल्कुल उस तरह नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई आप बिल्कुल सर इमरान बन जाएं, आप बिल्कुल टीचर की तरह एक्सप्लेन करें। आई जस्ट वांट कि आप सिर्फ इतना ऐसा वर्ड, ऐसे सेंटेंस कह दें कि जिससे मुझे तसल्ली हो जाए कि स्टूडेंट हैव अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। बस मैं इतना चाहता हूं आप लोगों से। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरा ये इन चीज़ों को, अब ये आखिरी आखिरी चीज़ें रह गई हैं इसमें, हेड ऑफ अकाउंट्स में, अगर आपने इसमें थोड़ा सा अपना फोकस आउट किया तो फिर फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का, आपकी और मेरी। ठीक है, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं बहुत अच्छे से, मेन चीज़ें पढ़ ली, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू भी तकरीबन समझ लिया है, और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होती है वो सेल्स रेवेन्यू होती है। जिन्होंने जवाब दिया मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट सिर्फ 3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी सब लोग क्लास में हैं क्या आज? मैंने पूछा था मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन ट्रेडिंग बिजनेस, तो 3 लोग मुझे जवाब भेजते हैं। अगरचे कि मैं हुजैफा से बात कर रहा था, तो हुजैफा तो मुझे बता रहे थे ना माइक पर, तो आप लोग तो लिखकर भेज सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तय किया हुआ है कि आपने पढ़ना नहीं है शायद। चलें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की बात ख़त्म हो चुकी है, और मैं इस वक्त समझा रहा था कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट, द आइटम्स, द अकाउंट्स विच आर अगेंस्ट द रेवेन्यू। सो इन ट्रेडिंग बिजनेस द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स। तो जब आप मर्चेंडाइज को बेचते हैं, आप उस मर्चेंडाइज के सेल करने के प्रोसेस को, मर्चेंडाइज सेल करने के प्रोसेस को सेल्स कहते हैं, और इसे आप बिजनेस की इनकम समझते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। बट कस्टमर, अगर जिस कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा है, यानी जिस कस्टमर को आपने सामान बेचा है, अगर वो कस्टमर आपको उन गुड्स, मर्चेंडाइज में से कुछ गुड्स लाके वापस दे और कहे दैट दीज गुड्स आर डिफेक्टिव या दीज गुड्स आर सब स्टैंडर्ड, तो ये आप वापस रख लो, मुझे नहीं चाहिए। यानी कस्टमर हमें क्या कर रहा है बताइए? हमारी बेची हुई गुड्स, जिसके बेचने को हमने क्या नाम दिया था फातिमा?
महक, जिसके बेचने को हमने क्या नाम दिया था? शुक्रिया फातिमा। जिसके बेचने को हमने नाम दिया था सेल्स, वो कस्टमर हमें कर रहा है वापस, तो नाम लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। अब अगर कोई बोले सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे हैरत होगी इस बात पर कि ये तो वो टर्म है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी बता के आ चुका हूं। ये लिखी हुई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी बताई है। और आज तो मैं सिर्फ ये प्रूफ करना चाहता हूं आज की क्लास में कि वाई सेल्स रिटर्न इज नॉट इनकम, इट इज कॉन्ट्रा इनकम, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, बिकॉज सेल्स हमारी इनकम को इंक्रीज करती है और सेल्स रिटर्न हमारी इनकम के अगेंस्ट है। तो हम जब सेल करेंगे तो सेल को हम अलग नाम से लिखते रहेंगे ताकि हमें पता हो कि कितने रुपए की टोटल सेल हुई है, और सेल्स रिटर्न को अलग लिखेंगे। अगर हम अपनी सेल ही को डिक्रीज कर देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने रुपए का सामान वापस हुआ है, क्योंकि सेल जितने की हुई होगी उसमें से रिटर्न एडजस्ट हो जाएगा, बाकी सेल नजर आने लगेगी। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं फिर कहता हूं इस बात को। देखें, क्लासिफिकेशन जो है ना तारिक आजम साहब, आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बट मैं और कोशिश करता हूं, जिसे कहते हैं ना और अच्छे से समझाने की। तो इधर थोड़ा सा मेरा जुमला सुने। देखें, आपने 100 रुपीज की सेल की, टोटल 100 रुपीज की सेल। अब अगर कस्टमर आके आपको 20 रुपीज की गुड्स वापस कर दे और आप 100 में से ही 20 माइनस कर दें और आप कहें भाई मेरी तो 80 रुपीज की सेल हुई है पूरे महीने, तो आप गलत तो नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जी प्यारे बच्चों, असल में मैं इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, और अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर तो किसी के लिए अगर एक सेंटेंस भी मिस हो गया तो उसका लॉस ना हो। तो बस मैं 1 मिनट इसलिए रुक जाता हूँ, खामोश रहता हूँ। चलें स्टार्ट कर लेते हैं हम। मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास ज्वाइन कर चुकी है। अयान, आर यू देयर? अयान ने क्लास ज्वाइन की? अच्छा चलें ठीक है। अच्छा ओके भाई, आपने तो आज जो है ना एक मुश्किल की हुई है मेरे लिए। आपके नाम की स्पेलिंग सही है? जरा चेक कर लें, लिख के भेजें मुझे स्पेलिंग, वरना अटेंडेंस नहीं हो पाएगी आपकी। आयान स्पेलिंग लिख के भेजें, AYAAN, अयान अली। चेक करें आपका नाम चेंज हुआ। थैंक यू जी प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है, मैं तारिक आजम साहब से स्पेशली बात कर रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा क्विक रिस्पांस दिया था कि सर समझ आ गया। और फिर एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा, ताहा नईम ने, सर 80 रुपीज के साथ अंडर काउंटर रेवेन्यू 20 रुपीज लिखेंगे। मेरा बेटा ताहा, अगर आपने 100 में से 20 रुपीज ऑलरेडी लेस कर दिए तो अब आप 20 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों लिखोगे? बात को समझना मेरी। आपने बताया, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, बट अब मेरी बात सुनो गौर से, पहले मैं मुकम्मल कर लूं, फिर आप जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मेरी बात पे आप फोकस करना। अगर हमने पूरे मंथ में, पूरे ईयर 100 रुपीज की सेल की, सही है, और अब उसमें से 20 रुपीज की कस्टमर ने हमें वापस कर दी सेल, तो मैं 100 में से 20 माइनस कर दूं तो 80 रुपीज की पूरे मंथ में, पूरे ईयर में सेल हुई है, ये कहना गलत नहीं है। बट ओनर अब अगर मुझसे पूछे कि भाई रिटर्न कितनी की हुई है, तो मुझे फिर रिकॉर्ड्स को देखना पड़ेगा अलग से और जाके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपीज का जो रिटर्न हुआ होगा वो वन टाइम में नहीं हुआ। 100 रुपीज की सेल पूरे साल में एक मरतबा थोड़ी हुई है। कभी 5 रुपीज का सामान बेचा, कभी 10 रुपीज का, कभी 20 रुपीज का, अलग अलग डेज में, अलग अलग मंथ्स में हम सेल करते रहे। पूरे मंथ की सेल, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, द सेल ऑफ होल मंथ इज ₹100। अब इसी तरह रिटर्न भी मुख्तलिफ डेट्स पर हुए होंगे, तो वो रिटर्न 20 रुपीज बनते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा अकाउंटेंट को? जाके अलग अलग सेल ढूंढे, रिटर्न कब कब हुई और फिर उसे बतानी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग क्लासिफाई कर रही है चीजों को, और क्लासिफाई किस तरह?
अकाउंटिंग कह रही है आप सेल्स को बिल्कुल भी मत छेड़िए, सेल को वैसे ही रहने दीजिए। कितने रुपए बताइए, अब पता चलेगा ना आप कितनी ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। सेल कितने रुपए हुई है, शाबाश, एग्जैक्टली फातिमा, आप समझ गई मेरी बात। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शाज 80 रुपीज कहां से आ गया भाई? सेल कित सब मेरे सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपीज दे रहे हैं, तो आप 80 रुपीज क्यों दे रहे हैं फिर भाई? सब कह रहे हैं कि सेल 100 रुपीज ही रहेगी। अब ओनर मुझसे पूछेगा पूरे मंथ में सेल कितनी हुई है, मैं बताऊंगा 100। फिर वो पूछेगा रिटर्न कितने का हुआ, तो मैं कहूंगा रिटर्न के लिए मैंने एक अलग अकाउंट बनाया होगा जहां से मुझे रिटर्न की फौरन डिटेल पता चल जाएगी, एंड दैट अकाउंट कॉल्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, और इसको हम काउंटर रेवेन्यू इसीलिए कह रहे हैं। अब अच्छा, और सर इस तरह तो वो परेशान नहीं हो जाएगा, वो बोलेगा ये तुम मुझे कौन सी सेल बता रहे हो? तो हम आपको आगे जाकर इंशाल्लाह और टर्म्स पढ़ाएंगे। लाइक वो पूछेगा नेट सेल्स कितनी हुई है, ये नेट सेल्स की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं है, ये SLO 4 में पढ़ाऊंगा, SLO 4, ठीक है। तो जब वो बोलेगा नेट सेल कितनी हुई है, तो हम उसे बोलेंगे 80 रुपीज। इट मीन्स आप उसे सेल्स रिटर्न डिडक्ट करके बता रहे हैं। लेकिन अब आप लोग समझ जाइए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। सेल्स के अकाउंट में सेल्स जितनी भी होगी वो सारी लिखते रहेंगे, ताकि हमें पता चले कि पूरे ईयर पूरे मंथ में हमने सेल की कितनी थी। और सेल्स रिटर्न के अकाउंट में रिटर्न अलग रिकॉर्ड होती रहेगी, ताकि हमें पता चले कि कस्टमर्स ने कितना सामान रिटर्न किया, ताकि हम जान सकें कि भाई इतना खराब सामान आया था, इतना डिफेक्टिव सामान कस्टमर्स ने वापस किया, ताकि हम उसे भी कंट्रोल कर सकें। जब हर चीज का रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन होता है तो चीजों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ओके, बस इससे ज्यादा बात इस पे नहीं करनी। इसका एक और नाम है जो आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है, क्या लिखा है? रिटर्न इनवर्ड। सबको नजर आ गया लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? रिटर्न इनवर्ड, सही है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। चलें, अब दूसरा अकाउंट फौरन समझ जाएंगे आप, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। सेल्स डिस्काउंट। सर क्या मतलब है, ये काउंटर रेवेन्यू क्यों है? जब आपने कस्टमर को कोई चीज 100 रुपीज में बेची, अब जरा सेल डिस्काउंट गौर से सुनना है, समझ तो जाएंगे लेकिन गौर से सुनकर ही ना। जब हमने कस्टमर को व्हेन वी सेल गुड्स टू कस्टमर एट ₹1000 and customer promises that he will pay within a month, after 20 days or within a month, हम कहते हैं ओके। कस्टमर जाने लगता है, हम कस्टमर को एक ऑप्शन देते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? जब मैं कह रहा हूं सब लोग, तो इसका मतलब है यस सर किस किस के पास से आना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं आप सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो यस सर सबके पास से आना चाहिए ना, या फिर किसी एक के पास से आएगा? और जिसके पास से नहीं आएगा वो समझदार है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सब यस सर लिख के भेज रहे हैं, और मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। और जो नहीं सुन रहा वो डेफिनेटली नहीं लिख रहा। चलें, बात यह है, जब हमने कस्टमर को 1000 रुपीज की गुड्स सेल की, तो हमने उसे ऑप्शन दिया कि अगर आप, वैसे तो आप कह रहे हो कि आप कब कब मुझे पे करोगे, विद इन अ मंथ। ओके, आप पे कर देना आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 25 डेज, सही है। लेकिन इफ यू पे विद इन 10 डेज, अब आप क्या दे रहे हैं उसे? एक ऑप्शन, एक कंडीशन। इफ यू पे विद इन 10 डेज आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट। बिल्कुल सही, बात को समझिए, ठीक है? नहीं अरमान, बिल्कुल भी नहीं। सेल डिस्काउंट प्रोडक्ट की प्राइस में रिडक्शन का नाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सेल डिस्काउंट प्रोडक्ट की प्राइस में रिडक्शन का नाम नहीं है, बहुत क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं। क्या मैंने ये कहा, कस्टमर आया आपकी शॉप पे, उसने पूछा ये कितने की प्रोडक्ट है, और आपने बोला 100 की, उसने बोला कितने की देंगे, आपने बोला 95 रुपीज की ले लीजिए, तो अब आपने प्राइस को रिड्यूस किया। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट।
तो मैं इस वक्त क्लास को उलझाऊंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस कर लीजिए, इंशाल्लाह मेरी बात समझ आ जाएगी। आप जो कह रहे हैं मैंने उसे बहुत ध्यान से सुन लिया, पढ़ लिया, इंशाल्लाह ट्रेड डिस्काउंट भी आगे एसएलओ में डिस्कस होगा। अरमान, इज इट क्लियर? हाँ शास बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो ऑफर हो गया ना, तो अब कब सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा? सुनिए ना, अब बात तो मेरी मुकम्मल ही नहीं हुई, क्योंकि अरमान ने बीच में एक डेफिनेशन दे दी, तो मैं अरमान को इग्नोर थोड़ी कर सकता हूँ। अरमान अगर कोई बात कह रहे हैं, उन्होंने मैसेज लिख के भेजा है तो मैं इग्नोर कर दूं, इसी तरह आपने मैसेज लिख के भेजा मैं इग्नोर कर दूं, तो फिर मैसेजेस की तो मेरे पास लाइन लगी हुई होती है, मैसेज रह जाएगा उनका। मैंने अभी तक फातिमा जहरा सेल डिस्काउंट समझाया ही नहीं है पूरा, मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही, एक कस्टमर आया, आपने उसे 1000 रुपीज का सामान दिया ऑन क्रेडिट, उसने कहा मैं आपको विद इन 1 मंथ पे करूंगा, हमने कहा ओके, आप विद इन 1 मंथ पे कर दें, आप आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 25 डेज, जब भी आप आएंगे आप कितने पैसे देंगे फातिमा हमें बताइए, आप कितने पैसे देंगे हमें? हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, 1000 रुपीज। कोई मुश्किल है यहां तक? नहीं, किसी को मुश्किल नहीं है। क्यों भाई आयशा अब्दुल गफ्फार, क्या कोई मुश्किल है? नहीं है। नूरुल नैन है हमारे साथ क्लास में? क्यों भाई हमना आरिफ, कोई मुश्किल है? शीजा, कोई मुश्किल नहीं है? अच्छा, तो बात यह है कि भाई अब जब कस्टमर प्रोडक्ट लेके चला गया और हम जाते हुए उसे ये ऑप्शन दें कि आपने तो मुझसे 30 डेज के अंदर पेमेंट का प्रॉमिस किया है, तो फिर सेल डिस्काउंट नहीं इन्वॉल्व होगा। आयान सही है, फिर सेल डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, अब मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, वरना इन लोगों को समझ में नहीं आएगी आप अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहेंगे। पहले मैं अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करूं। देखें, अगर क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा प्रोसीजर, आप सबको पता है, टीचर अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करेगा, फिर आर्गुमेंट होगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपके मैसेजेस को इग्नोर करूंगा तो आप सब बड़े समझदार हैं, होगा क्या कि आपका मैसेज स्क्रॉल करते हुए ऊपर चला जाएगा और वो रह जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, है ना? तो पहले मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दो मेरा बेटा, क्या ख्याल है? अब जब हमने कस्टमर को कहा कि आप अगर विद इन 10 डेज पे करते हैं तो मैं आपको 100 रुपीज ऑफ कर दूंगा। एक स्टूडेंट ने कहा, मैं नाम भूल गया ऊपर मैसेज में, सर ये तो ऑफर हुई। एग्जैक्टली, आई 100% एग्री, ये तो ऑफर हुई, क्या सेल डिस्काउंट हो गया अभी? बताइए, क्या सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना कुछ आया ना कुछ गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो हमने एक ऑफर दी है उसे कि इफ यू पे विद इन 10 डेज आई विल गिव यू 100 रुपीज डिस्काउंट। तो अब अगर कस्टमर 9th डे आ जाता है, 10th डे भी आ जाता है, 8th डे आ जाता है, तो क्या अब हम उससे 1000 रुपीज लेंगे? बताओ कितने रुपए लेंगे? शाबाश, अब हम लेंगे 900। क्या लिखा? इट डिपेंड्स, फिर कुछ आया, इट डिपेंड्स रह ना जाए, इफ द कस्टमर एक्सेप्ट द ऑफर। यस एग्जैक्टली, अगर कस्टमर 10 डेज में नहीं आया तो बताएं अब वो कितने पैसे देगा? बिल्कुल सही कहा आपने, अगर कस्टमर 10 डेज में नहीं आया तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू पे मी ₹1000। आफ्टर 10 डेज के बाद आएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम अ डिस्काउंट, बट इफ कस्टमर पेज विद इन 10 days, then definitely we have to allow a discount, and that discount would be called in accounting as sales discount. जी फातिमा जहरा, अब बताइए मुझे, यानी जब आप उसे डिस्काउंट दे देंगी तो आप उसे कहेंगी सेल्स डिस्काउंट। जी फरमाइए फातिमा, बोलिए बेटा, अनम्यूट करके बोलें, जैसे आप बोलना चाहती हैं बोलें। यस, यानी जब आपने डिस्काउंट दिया। जी बेटा, सर नेसेसरी है कि विद इन 10 डेज ही दे तो डिस्काउंट देंगे, या जो वो ऑफर सेट करेगा उस हिसाब से देंगे डिस्काउंट? नहीं, देखे ना, जो कंडीशन हमने रखी है बेसिकली डिस्काउंट की कंडीशन तो हम देंगे, सेल कौन कर रहा है? हम, है ना? तो कंडीशन भी हम लगाएंगे, और अगर कस्टमर उस कंडीशन को मीट करेगा देन वी विल अलाउ हिम अ डिस्काउंट। अगर वो 10 डेज के बाद आया तो हम उसे डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे। क्लियर?
तो सर 10 डेज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैं उसे चेंज करके नहीं 20 डेज हाँ भी कर हाँ सकती हूँ। एग्जैक्टली भाई, हो सकता है आप बोलें सर मैं तो अपने बिजनेस में डिस्काउंट तो दूर की बात, मैं क्रेडिट पे कस्टमर को मर्चेंडाइज सेल ही नहीं करती, क्या ख्याल है ना? तो ये तो प्रैक्टिकल जी लाइफ में वेरी करता है। बहुत सारे बिजनेस डिस्काउंट ऑफर नहीं करते, बहुत सारे बिजनेस क्रेडिट टर्म ऑफर नहीं करते, वो कहते हैं कैश पे बिजनेस करेंगे हम, ठीक है? तो फिलहाल इस डिस्काउंट के बारे में, ऑलराइट। दे पे अस within 10 days then we give discount and recorded as sale discount, exactly करीम। सर ये सेल डिस्काउंट देने से बिजनेस को क्या फायदा होता है? ऑफर ऑन अ सेल्स पेमेंट। अच्छा, सैयद अब्दुल्ला शाहिद का सवाल थोड़ा अच्छा है, बोले सर सेल डिस्काउंट देने से बिजनेस को क्या फायदा होता है? वैसे एक बात बताइए, क्या अभी ये हमारे लिए फायदा है? पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं यकीनन आपके सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। माहम ने जवाब दे दिया आपके क्वेश्चन का, थैंक यू माहम, जबरदस्त। मैं तो काउंटर क्वेश्चन कर लिया था शाहिद साहब से, अब्दुल्ला शाहिद साहब से। यस अब्दुल्ला शाहिद, एक्सीलेंट, आई लाइक इट। आप कह रहे हैं ये देने से तो हमारा नुकसान होगा ना, यानी जो हम सोच रहे थे कि हमारी इनकम 1000 रुपीज हो गई, तो जब 100 रुपीज हम उसे ऑफ करेंगे तो हमारी इनकम बेसिकली कम हुई, ये तो हमारा आसान लफ्जों में नुकसान हुआ। लेकिन इससे फायदा क्या होता है? अब उस तरफ आ जाता हूं बेटा। जब हम कस्टमर को कहेंगे विद इन 10 डेज पे कर दो, तो कस्टमर हमें आके अर्ली पे करेगा। जब वो अर्ली पे करेगा तो हम अपने बिजनेस की जो साइकिल है, जो हमारे बिजनेस की रूटीन है, हम उससे पैसे लेके जल्दी से और माल खरीदेंगे, और माल ला के रखेंगे, और कस्टमर्स को बेचेंगे। इमीडिएट कैश फ्लो हो जाएगा बिजनेस में, कैश फ्लो तेजी से आएगा। आप इंतजार नहीं करेंगे कि पैसे आएंगे तो और माल खरीदूंगा। अब्दुल्ला शाहिद साहब, आपको मेरी बात यकीनन अल्लाह के हुक्म से समझ आ गई होगी, सही है? आयान, समझ में नहीं आया आपका ये वाला जुमला? अगर पैसे की जरूरत हो, पूरी हो सकती है, ये समझ में नहीं आया, सेंटेंस समझ में नहीं आया मुझे। आप अनम्यूट करके बोलते हैं अगर चाहें तो। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल डिस्काउंट का दूसरा नाम है डिस्काउंट एक्सपेंस और डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न दोनों हमारे कॉन्ट्रा रेवेन्यू हैं। नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट हेड ऑफ अकाउंट्स विच इज कॉल्ड मनी प्रॉब्लम कैन रिजॉल्व। जी अच्छा, आप यानी सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप बताना, अब्दुल्ला शाहिद के क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहे हैं कि अगर कैश का प्रॉब्लम हो, कैश का हमारे पास बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कैश कम हो, हमें अपने मुलाजमीन की सैलरीज देने के लिए हमारे पास पैसे कम हो, तो हम कस्टमर को ऑफर करेंगे कि भाई वो जल्दी पे कर दे, इस तरह कैश आ जाएगा और हम अपनी शॉप का रेंट पे कर देंगे, हम एम्प्लॉयज की सैलरीज पे कर देंगे। आयान, यही मतलब हुआ ना भाई आपकी बात का, अगर मैंने सही समझा? ओके, बिल्कुल सही। और अगर वो पे अर्ली ना करे तो उसे नुकसान है ना, हमें तो 1000 रुपीज पूरे मिलेंगे, हमें क्या नुकसान हुआ? जी बच्चों, जी बच्चों, मेरी बात समझ आ गई? एक्सपेंसेस पे मूव करें। अबीर भाई, नहीं अबीर भाई बोलेंगे, अबीर सर मेरे पीछे पड़ गए, मुझे ही बार बार बोलते हैं कि आप बताओ। तो हम पूछते हैं शहीर, आर यू देयर? शहीर, आर यू देयर? यस सर। शहीर, आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा? नहीं सर, अच्छा, साइंस है। अच्छा साइंस का बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें, आप चाहेंगे कि आप एक्सपेंसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? करना चाहेंगे अगर तो कर लें, वरना मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। इफ़ यू विश के एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या, यानी अगर आपको डेफिनेशन याद है थोड़ी बहुत आप शेयर कर लें। आप नोट से हेल्प लेना चाहते हैं, ले लीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन किया था। जल्दी से मेरा बेटा, क्योंकि टाइम कम होता है ना क्लास में, आपको पता है। रोहान, रोहान आप मुझे लिख के भेजें मैसेज में कि आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है ना। मोहम्मद रोहान, आप मुझे मैसेज में लिख के भेजिएगा रोहान, आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है? अच्छा नहीं है, वेरी गुड। आयशा, गूगल से निकाली या फिर प्रीवियस लेक्चर से या अपने नोट्स से? वेरी गुड। रिजा, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए पहले ये बताओ?
क्या बात है। तलाल बिन आमिर ने तो कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं किए, उन्होंने मेरी बातों से एक्सट्रैक्ट किए। क्या बात है, जबरदस्त। यानी कहीं किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तलाल बिन आमिर सेट, सर वो चीज जिससे हम बेनिफिट ले चुके हों वो एक्सपेंस होता है। क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। कॉस्ट दैट इनकर्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यू, एक्सपेंस इन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जबरदस्त भाई, आप रह गए शहीर भाई, आप नहीं बता सके। चलें कोई बात नहीं, फिर कभी मौका दे देंगे आपको, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन देखें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी क्या करें। दीज आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर बेनिफिट। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शहीद, नो प्रॉब्लम बेटा। सिर्फ आपको मौका देना होता है। नो प्रॉब्लम, नो नीड टू से सॉरी, नो नीड टू से, कोई बात नहीं। देखें सिर्फ ये एक असेसमेंट का प्रोसीजर है, इसमें किसी को खुदा ना खास्ता कोई शर्मिंदा नहीं करना होता। कोई बात नहीं, नहीं आया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप जवाब दे देंगे, आई नो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, अब देखें भाई, एक्सपेंसेस में सबसे पहला वर्ड है परचेजेस। चलें जी, रोहान भाई, नहीं मशहूद साहब, मशहूद साहब प्लीज अनम्यूट योर माइक, कम ऑन फास्ट, हरी अप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है चैंप? जी जी सर। जबरदस्त। परचेजेस की पहले कॉमन मीनिंग बतानी है, कॉमन मीनिंग, कॉमन। सर वो चीज जो कि हम खरीदते हैं फॉर बिजनेस यूज। कॉमन 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 मैन जो कहता है परचेजेस, वो वाला करीब करीब। सर खरीदारी, हाँ, किस चीज की? किसी भी चीज की खरीदारी सर। एक्सीलेंट, किसी भी चीज की, दुनिया की कोई सी भी चीज खरीद लो, उसके खरीदने को परचेजेस और बाय कहते हैं। एग्रीड? जी यस सर। तो फिर अकाउंटिंग में परचेजेस का वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? सर गुड्स परचेज करने के लिए भी आता है, और जैसे बस आप बस और नहीं बोलना, और बोलोगे तो फिर आगे क्या बोलोगे, और के बाद कुछ जवाब ही नहीं है। जी गुड्स या मर्चेंडाइज एक ही चीज है। तो गुड्स ठीक है। परचेज जब करते हैं, जब गुड्स बाय करते हैं, तो अकाउंटिंग में गुड्स के बाय करने को हम क्या नाम देते हैं? परचेजेस सर। तो हम इसे एक्सपेंस क्यों कहते हैं भाई, अपना जनाब मशहूद साहब, जी सर। हम इसे एक्सपेंस क्यों कहते हैं? सर क्योंकि हम इस पे जो है हम हमारा कैश हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो हमारे इस वजह से कैश के इस्तेमाल होने, कैश को इस्तेमाल करने से खर्चा हो जाता है। अगर मैंने अपने मुलाजिम को, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी और उससे अभी मैंने सर्विसेज नहीं ली, तो क्या मेरा खर्चा हो गया मशहूद? अभी तो नहीं हुआ ना सर, तो फिर फिर मतलब वो तो एडवांस है ना। तो मुझे तो आपकी बात से ऐसा लगा जैसे आप कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज खरीदने से कैश चला जाता है तो खर्चा हो जाता है, मुझे ऐसा लगा। चलें आप क्लियर करें फिर दोबारा, परचेजेस को हम एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं? सर एक मिनट। चलें कोई बात नहीं, अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो कर लें, टाइम दे देता हूं मैं आपको, नो प्रॉब्लम। जी समर, you are absolutely right. चलें, मशहूद याद नहीं आ रहा? नहीं सर, याद नहीं। अबीर, would you like to add something? अबीर? Exactly अक्सा, excellent, very good. सर माहम, वेरी गुड। जी अबीर प्लीज। सर एक्सपेंसेस ऐसे इसलिए होते हैं कि आपके बिजनेस को बेनिफिट करते हैं, आपको बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, मेन जरिया बिजनेस को रन करने का, और इनको खरीदाते हैं। एक हिसाब से हमारा कोई यूजेज आ जाता है, कुछ हमारे एसेट्स यूज होते हैं, कुछ लगता है इसमें हमारा खरीदारी होना। अच्छा चलें, ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मशहूद आपका भी और अबीर आपका भी, थैंक यू सो मच। देखें बात यह है कि आप गुड्स खरीद के क्यों लाते हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। बेचने के लिए? तो क्या आप उसे रख के इंतजार करेंगे कि वो बिके? भाई डेफिनेटली हर शॉपकीपर को गुड्स ला के रखनी पड़ती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में वो बिक जाती हैं, लेकिन हर सेलर, हर शॉपकीपर जब गुड्स लेकर आता है तो उसके दिल में तो यही विश होती है
कि बस ये सामान मेरी शॉप पे पहुंचे और ये लंबी लाइन लगी हुई हो और आज ही बिक जाए सारा सामान। क्यों? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ख्वाहिश तो यही होती है ना, जब मैं सामान खरीद के लाता हूँ मेरी दिल में ख्वाहिश होती है बस मैं सामान लेके जाऊं, जल्दी से 1-2 दिन में सारा सामान बिक जाए ताकि जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाऊं। इसका मतलब है मैं गुड्स खरीद के लाता हूं और उन्हें बेचना चाहता हूं। बेचने से मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है ना। रेवेन्यू कब जनरेट होता है? जब मर्चेंडाइज को बेचता हूं। तो डेफिनेटली उनके खरीदने को खर्चा भी कहूंगा। सही है? और किस तरह से वो बेनिफिट पहुंचा रही है? उनको बेचकर ही तो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं। अगर गुड्स ना बेचूं तो बिजनेस कैसे चलेगा? खुद ब खुद नहीं ना। हम ये वाली बात समझ नहीं आई भाई तुम्हारी। हमारा प्रॉफिट इज बेनिफिट नहीं। बेनिफिट तो ये है कि आपके पास अगर गुड्स ना हो तो आप अपना बिजनेस ऑपरेट कैसे करेंगी? प्रॉफिट तो बात की बात है ना। अगर आपके पास गुड्स, तिजारत का सामान ही नहीं है, अगर आपके पास गुड्स ही नहीं है तो आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे करेंगी? मैं तो ये कह रहा हूं। तो गुड्स होती हैं तो आप बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करते हैं तो आप उन गुड्स को एट हायर प्राइस सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं तो फिर विद द बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स यू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, चलें। यस, देखें गुड्स सोर्सेस कब हैं मिनाल गुड्स सोर्सेस कब हैं? जब वो हमारे पास मौजूद हो और हमने बेची ना हो। बट हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि हम उसको बेचेंगे फौरन, तो हम उसे खरीदते हुए खर्चा कह देते हैं और बेचते हुए अपनी इनकम। इस तरह हमें अपने एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होते रहते हैं साथ साथ। लेकिन वो गुड्स जो हमारे पास रह जाएं, बची हुई हों और अभी बिकी ना हो, वो हमारा एसेट्स होती हैं। याद करो ये लिखा हुआ वो गुड्स जो हमारे पास बच जाएं, जो हमारे पास रह जाएं, यानी जो अभी बिकी नहीं है, वो हमारा एसेट्स हैं। बट लेकिन जब हम खरीद के लाते हैं तो हम कहते हैं फौरन ये बेचेंगे इंशाल्लाह, तो हम उसको एक्सपेंस कहते हैं और बेचने को इनकम। इस तरह एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होते रहते हैं, इनकम भी रिकॉर्ड होती रहती है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया अबीर जी। बिल्कुल आप ऐड करना चाहें बिल्कुल करें, क्यों नहीं, बिल्कुल करें, जल्दी से, शाबाश। Purchase is the cost of buying inventory during a period for the purpose of sale in the ordinary course of the business. It is therefore a kind of expense and is hence included in the income statement within the cost of goods sold. इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली बात अगर अभी हम होल्ड कर लें और ना बोलें तो अच्छा होगा, लेकिन जो बाकी आपने डेफिनेशन सुनाई है मैं उससे एग्री करता हूं और मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। सोर्स बताओ जल्दी से, शाबाश। जी सर, क्या बताओ? डेफिनेशन की सोर्स बताओ सर, गूगल। अच्छा, ओके, चलो ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग हम SLO 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं, मैं एक लाइन का स्टेटमेंट इस पे दे देता हूं। सर आप सारी चीजें अभी हमें समझा रहे हैं, देखें ये सवाल आप लोग नहीं करते ऐसे, मैं इसको आपका ज़र्फ कह दूं या मैं इसको जो है ये कह दूं कि आप लोग ट्रस्ट करते हैं टीचर पर, या फिर आप डेलिबरेटली नहीं पूछते ऐसे सवाल के कहीं टीचर तंग ना हो ऐसे सवालात से। कि आपका एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है ना ये, कि सर आप तकरीबन सारी चीजें तो हमें अभी समझा रहे हैं, फिर आप हमें इस पॉइंट पे ये क्यों कह रहे हैं कि SLO 4 में पढ़ाऊंगा, ये वाला SLO 4 में पढ़ाऊंगा। चलें, जिसमें आपने कहा कि आप ये सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे वो तो समझ आता है, लेकिन SLO 4 बेटा इसलिए कह रहा हूं मेरा बच्चा कि अभी जो मैं आपको SLO 1, 2 पढ़ाऊंगा जिसमें काफी टाइम लगेगा, इन SLOs में ना मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग का वर्ड हमें नजर आएगा, ना हमें एंडिंग का वर्ड नजर आएगा। तो क्यों हम अपना दिमाग अभी से खराब कर लें? तो जब SLO 4 पढ़ेंगे वहां इस चीज को दोबारा क्लियर करूंगा। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आपके पास होगा, जैसे ही इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं कॉलेज में, मैं इसकी हार्ड कॉपी भी दे दूंगा आप लोगों को। आपके पास प्रिंटर है, आप इसकी हार्ड कॉपी खुद निकाल लीजिएगा, सही है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग के बारे में 1 लाइन स्टेटमेंट दे रहा हूं, काइंडली इसको तेजी से सुन लीजिए, जरा याद कीजिए। वो मर्चेंडाइज जो आपके पास एयर एंड पर बच गई थी, आपने उन्हें नाम दिया था क्या? फटाफट आपने उन्हें नाम दिया था मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, एंड आपने उन्हें कहा था दोस गुड्स आर योर एसेट। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। किसी को एतराज करना तो फौरन कर ले, क्योंकि मैं अगला जुमला इससे कनेक्टेड बोलूंगा
और अगर आपका कनेक्शन नहीं बना तो कनेक्शन आउट। आप बोलेंगे सर मैं मीटिंग से आउट हो गया था। स्टॉक भी कह सकते हैं आयशा अब्दुल गफ्फार, क्यों नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो इससे ऊपर की बात कर रहा हूं। स्टॉक एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, गुड्स एट एंड, मैं कह रहा हूं इसको कहते क्या हैं नेचर में। मिनाल कहती है नो आई, मिनाल आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, नो आई एग्री क्या मतलब है इसका, आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रही तो आप फिर आर्गुमेंट दीजिए, बताइए। शाबाश, बिल्कुल, लेकिन वहां मैंने महक समझाई बिल्कुल भी नहीं है, सही है, मैंने वहां मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग को समझाया बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है ना? अच्छा, आई एग्री, ओके ओके। महक मैंने वहां बिल्कुल भी नहीं समझाया ना, क्योंकि मुझे पता है वहां मैं अगर समझाने के लिए एक लाइन भी बोलूंगा ना तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं वो सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं लूंगा अपने बच्चों के साथ, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो, चाहे ना हो। तो मैं एक सर्टेन, मैंने कहा ना बाउंड्रीज तो मैं सेट कर रहा हूँ कि मुझे किस हद तक जाना है। चलो आओ देखो, वो मर्चेंडाइज जो लास्ट ईयर के एंड पर बची थी, आपने उन्हें कहा बिजनेस का एसेट। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे आया तो अब वो जो पिछले साल की एंडिंग थी वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे क्या कहलाएंगी, बोलो, पहले उसका नाम डिसाइड कर लो। जो लास्ट ईयर के एंड पर बच गई थी उन्हें कहा था मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, एंड यू वर ट्रीटिंग देम एज एन asset of the business, and when those goods transferred from 2019 December 31st to January 1st 2020, those goods will be called merchandise inventory opening. अब बताओ उस मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को क्या विश है तुम्हारी कि जनवरी 1st को ही सारा सामान, जल्दी से, जवाब नहीं आया, बिक जाए, बेच दूं, सेल हो जाए, तो वो अब उसे क्या कहना चाहिए, अपना एक्सपेंस। वेरी गुड। और नहीं समझ आया तो लीव कर दो। जब आपका टीचर आपसे कह रहा है ना तो इसका मतलब है परेशानी की कोई बात नहीं है। अबीर भाई अटेंडेंस हो गई, आपको पता नहीं चला? जब मैंने कहा था ना आप सब क्लास में हैं तो आप लोगों ने यस सर लिख के भेजा था, वो अटेंडेंस ही थी जी। जब भी मैं कह रहा था कि आप सब क्लास में हैं, आपने यस सर लिख के भेजा, मैंने कहा ओके अटेंडेंस हो गई। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी था। ओके चलें जी, तो मेरा ख्याल है अगला वर्ड भी जल्दी से पढ़ लें। क्या लिखा है जरा पढ़िएगा, सैलरीज एक्सपेंस। जी सर क्या मजाक है, सैलरीज एक्सपेंस, ये तो सैलरी पेबल भी पढ़ा था, अब आप कह रहे हैं सैलरी एक्सपेंस। वेरी सिंपल, जब आपने मुलाजिम से काम करवा लिया तो आपका खर्चा। नहीं भाई ज़हरा, वेजेस एक अलग चीज है, अभी नीचे पढ़ाऊंगा, ये लिखी हुई वेजेस और सैलरी में फर्क होता है। वन लाइन स्टेटमेंट देता हूं। एक तो आप लोग बहुत चैंपियन है माशाल्लाह, इतनी आगे की बातें कर लेते हैं। मैं पढ़ा ये रहा हूँ, वेजेस का जुमला लिख दिया ज़हरा ने, और अब सरमिनान फंस गए, बताना पड़ेगा अभी से। अबीर कहता है सर शुरू में आई हैड नेटवर्क इशू। ओके ओके अबीर, नो प्रॉब्लम बेटा, मुझे पता है आप क्लास में। आई ज्वाइंड अ लिटिल लेट माय इलेक्ट्रिसिटी। ओके मिनाल, ओके मिनाल, माहम हमारा बिजनेस है, सो वी हैव टू पे वेजेस इन इज फॉर लेबर्स, फ्यू मिनट्स लेट, और ये वो बेनिफिट ले लिया जब एम्प्लॉय से। अच्छा भाई मेरी बात सुन लें, एक तो आप लोग ना बहुत फास्ट हैं भाई, बहुत फास्ट है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए भाई। देखें सैलरीज होती हैं पर मंथ, सैलरीज होती हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। सैलरीज का वर्ड किसके लिए यूज होता है? सैलरीज हम बिजनेस में यूज करते हैं उन एम्प्लॉयज के लिए जिनको हम पर मंथ पेमेंट करते हैं। यस रिजा, एग्जैक्टली। और वेजेस जो होती हैं इसे हम आसान उर्दू में कहते हैं उजरत। जैसे आप अपने घर में प्लम्बर को किसी चीज को सही करने के लिए बुलाते हैं, सैनिटरी वर्क के लिए प्लम्बर को बुलाते हैं, मोटर खराब हो जाती है पानी की, उसके लिए आप प्लम्बर को बुलाते हैं, तो क्या आप उसे सैलरी देते हैं? नहीं, आप उसे वेजेस देते हैं, उजरत देते हैं, मुआवजा देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। सही है, ये सारे वर्ड उर्दू के हैं, आपकी उर्दू अच्छी है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। यस दिहाड़ी, ठीक है, ये उर्दू का लफ्ज है, उजरत मुआवजा। लेकिन सैलरी के लिए भी मुआवजे का वर्ड यूज होता है, लेकिन अंग्रेजी में अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं वेजेस पर डे, पर पीस, पर डे, पर पीस, पर आर के हिसाब से होती हैं, और सैलरीज पर डे, पर आर, पर पीस नहीं होती, वो पर मंथ के हिसाब से मिलती हैं जनरली। ओके तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस क्यों है भाई? सर मुझे ना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसी कोई बच्चे के दिल की बात कर रहा हूं, है वो कह रहा है सर आपने बोला सैलरी प्रीपेड भी होती है, हमारा एसेट भी होती है, सैलरी पेबल भी होती है,
और सैलरी एक्सपेंस भी होती है। सर क्या मजाक है, ये इतना मुश्किल क्यों है अकाउंटिंग? अरे भाई, जब तुम मुलाजिम से काम नहीं करवाओ और उसे पैसे दे दो तो वो क्या कहलाती है, बोलो। अब तुम्हारे जवाब मुझे बताएंगे तुम कितना अच्छा समझते हो मेरे लेक्चर को। यस एग्जैक्टली, मैंने कहा जब आप मुलाजिम से काम ना करवाओ और उसे पैसे दे दो। आरिफा किधर है मेरा बेटा, आप गलत जवाब लिख रही हैं। जी ज़ाहरा मुझे पता है टाइम अप हो गया, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास, पहले मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए। मैंने अर्ज किया जब आपने मुलाजिम से काम, जब आपने एम्प्लॉय से काम ना लिया हो बट यू हैव इशूड अ चेक, यू हैव पेड अमाउंट इन एडवांस, तो आप उसे कहते हैं प्रीपेड, और ट्रीट करते हैं उसे अपना बिजनेस का, और ट्रीट करते हैं प्रीपेड को अपने बिजनेस का। मां हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, एसेट। लेकिन जब वो एम्प्लॉय पूरे महीने काम कर लेगा तो फिर क्या आपका प्रीपेड रहेगा? फिर वो प्रीपेड कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किस में, एक्सपेंस में, सिंपल। अच्छा सर अगर मैंने पहले से सैलरी ना दी हो तो जब मुलाजिम पूरे 1 मंथ कंप्लीट काम कर ले तो अब हम कहेंगे चाहे हमने उसे सैलरी दी हो या ना दी हो, क्योंकि हमने मुलाजिम से सर्विसेज ले ली तो हमारा खर्चा हो गया ना। तो अब अगर खर्चा हो गया तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम इमीडिएटली उसे कैश, जल्दी से इमीडिएटली हम उसे कैश दे दें। अगर हम उसे कैश देंगे तो हम कहेंगे एक्सपेंस बढ़ा, सैलरीज एक्सपेंस बढ़ा और कैश डिक्रीज हो गया। और अगर हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो हम उससे कर लेंगे प्रॉमिस कि हम तुम्हें 5-10 डेज में सैलरी दे देंगे। तो अब उस लायबिलिटी का नाम क्या है, ट्रेड पेबल। रिजा पूरा नाम लिखो, ट्रेड पेबल लिखूंगा, क्या नाम लिखूंगा उसका, प्रीपेड। महक आदिल क्या हो गया बेटा, कहाँ हो मेरा बच्चा, नोट्स पेबल, अल्लाह माफ फरमाए। अमल आसिम, उसको लिखूंगा सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेबल। बचपन में पढ़ाया था आप लोगों को जब आप बहुत छोटे थे, ये अभी पुरानी 3-4 दिन पुरानी बात है, इसलिए आप लोग जो है वो बादाम खाएं बहुत ज्यादा तादाद में। एक्रूड सैलरीज पेबल याद आ गया सब लोगों को। सैलरी गिवन आफ्टर टेकिंग सर्विस, तो वो हमारा एक्सपेंस भी है, और फिर जब सर्विसेज के बाद दे रही हो तो वो पेबल है, और जब पेबल है तो फिर जब आप पे करोगी तो लायबिलिटी कम होगी और कैश चला जाएगा। सही है फातिमा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने। जब आपने सर्विस ले ली और अभी पैसे नहीं दिए तो आपने कहा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और फिर जब आपने उसे 5 डेज के बाद सैलरी पे की तो क्या अब आपका खर्चा हुआ? नहीं, एक्सपेंस तो आप 5 डेज बिफोर रिकॉर्ड कर चुकी हो। जब आपके एम्प्लॉय ने आपको 5 डेज सर्विसेज दे दी, 30 डेज सर्विसेज दी तो आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हुजैफा, मुझे एक स्टूडेंट ने पहले भी बताया कि टाइम अप हो गया और मैंने उनकी बात सुनी, मुझे इस बात का एहसास है। वो जो आप लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर देता हूँ ना, उसके बाद उसकी वजह से टाइम होता है, और ये मेरी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट रह गए, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो थैंक यू सो मच, मैं क्लास ऑफ कर देता हूँ फौरन, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर एक्स्ट्रा टाइम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, फी अमानिल्लाह फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज। जा सकते हैं अब आप।